वैचारिक आतंकवाद इस विषय पर अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी अपना संबोधन हमें बताएंगे। उनका परिचय जानकर लेते हैं। अधिवक्ता श्री वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी हिंदू विधिन्य परिषद के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र शासन द्वारा अधिग्रहित विभिन्न मंदिरों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे आपने सूचना अधिकार द्वारा उजागर किया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर एवं कॉमरेड गोविंद पंसारे इत्यादि प्रकरणों में जो हिंदुत्ववादियों को फंसाया गया है उसका वकील पत्र आपने लिया है। विभिन्न चैनलों पर आप हिंदुत्व का पक्ष अत्यंत प्रखरता से रखते हैं। मैं अधिवक्ता वीरेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री कृष्ण, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले सामने संत बैठे हैं, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। आप सब दूर दूर से आए हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और ये जो विषय है उसे प्रारंभ करता हूँ। 26/11 हो गया, अजमल कसाब वाला केस हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, केस ख़त्म हो गया, फिर भी एक किताब बिकते रही बाज़ार में। उसका नाम था हु किल्ड करकरे, और उसमें ये थ्योरी लाई गई कि अजमल कसाब ने कुछ नहीं किया था। कुछ चुनिंदा आरएसएस के लोग थे जो मराठी बात करने वाले थे, वो वहीं के थे, तो उन्होंने ये किया इल्ज़ाम पाकिस्तान पे और मुसलमानों पे डालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल दे देता है, फिर भी ये किताब बिकती रहती है। ये नैरेटिव बनाने की बात है। ये जो पानसरे केस है, आप समझिए क्या सिचुएशन है। एक छोटी सी गली है, उस गली में ये दो व्यक्ति श्री एंड सो पानसरे चलते चलते जा रहे हैं। उनका कहना ऐसा है, पुलिस का कहना ऐसा है कि पीछे से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी के ऊपर टू व्हीलर थी, उसके ऊपर दो लोग बैठे थे। उनमें से दोनों ने या एक ने, किसी ने गोलियां चलाई। वो गाड़ी वैसे ही उन दोनों के पीछे से चलती चलती आगे चली गई और वो भाग गए, वो दोनों नीचे गिर गए वगैरह वगैरह। तो जाहिर बात ये थी कि इस हमले में दो ही लोग थे। अब पहले पकड़ा गया समीर गायकवाड़। सनातन संस्था ने बोला हाँ ये हमारा साधक है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। मतलब कहीं पे नकारा नहीं गया कि ये हमसे जुड़ा था। और फिर पुलिस बोली कि वहाँ पे एक शाला में जाने वाला, पाठशाला में जाने वाला बच्चा था, तो उसने पूर्ण प्रसंग देखा था और वो कहता है कि ये समीर गायकवाड़ ही था। उसने शर्ट कैसे पहनी थी, उसकी जीन्स कौन से कलर की थी, उसके जूते कैसे थे, ये सब वो बताता है। तो इसलिए वो समीर गायकवाड़ ही था। 22 महीने समीर गायकवाड़ जेल के अंदर रहा और बहुत बड़ी पीड़ा में उसे गुजरना पड़ा। इस दौरान क्या होता है कि सीबीआई दाभोलकर केस में एक डॉक्टर तावड़े को अरेस्ट कर लेती है 2016 में। 2015 में घटना होती है, 2015 में समीर गायकवाड़ अरेस्ट होता है। और आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए, एक रास्ते में कोई नहीं है, एक दो जन जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी पे दो है, उन्होंने गोली मारी है। एक थोड़ा सा विजुलाइज कर देंगे। अब अगले साल जैसे सीबीआई डॉक्टर तावड़े को पकड़ता है और कहता है दाभोलकर मर्डर ये दो लोगों ने किया, सारंग अकोलकर और विनय पवार, तो पुणे में अगर ये कहते तो कोल्हापुर में भी तो कुछ कहना पड़ेगा, शायद ये उनकी मजबूरी हो गई। और फिर कोल्हापुर की पुलिस कहती है कि ये जो दो खूनी थे जो बाइक के ऊपर से जा रहे थे वो सारंग अकोलकर और विनय पवार थे। तो एक साल पहले आप बोले उसमें से एक समीर गायकवाड़ था, एक बच्चे ने उसको पूर्ण स्पष्ट स्वरूप से देखा है। तो दूसरी साल दो अलग नाम आ जाते हैं, सारंग अकोलकर और विनय पवार। और किस आधार पर? तो एक दूसरी व्यक्ति कहती है कि अभी मुझे याद आ गया, ये दो अलग थे और मैं अभी उनके फ़ोटो पहचानता हूँ, तो ये दो थे। सादी सीधी बात ये है कि भाई पिछले एक ही गाड़ी थी, दो ही लोग थे, उसमें से एक समीर गायकवाड़ था, तो ये दो लोग कैसे ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी पे 3-3 लोग ट्रिपल सीट जा रहे थे, ऐसा भी तो इनका स्टोरी नहीं है। तो ये कैसे बदल गया? लेकिन ये ना तो हमने पूछना है, ये ना कोर्ट सुनेगी, नहीं ये ऐसे ही चलेगा। इस तरीके से ये छानबीन जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। और वही बात है दाभोलकर केस में। पहले वो बोले कि जो पिस्तौल से उनको गोली मारी गई वो उसी दिन गिरफ्तार हो गई थी, तो वो खंडेलवाल और नागौरी थे। ये 2013 में पुणे पुलिस बोले। फिर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो गया। फिर बोले
कि नहीं नहीं ये सारंग अकोलकर और विनय पवार थे। अब वहाँ पे क्या था, एक ब्रिज है, सुबह की वक्त में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ये दाभोलकर चलते जा रहे थे और पीछे से दो लोग आए, उन्होंने गोली मारी। फिर ये बोले 2016 में कि ये सारंग अकोलकर और विनय पवार थे। फिर गौरी लंकेश केस में बहुत सारे अरेस्ट हो गई, तो वहाँ पे कुछ कंपल्शन हो गया, कुछ फ्रेश नया कुछ लेके आना चाहिए। तो फिर ये बोले नहीं नहीं वो सचिन अंदोरे और शरद कलस्कर है, वो सारंग अकोलकर विनय पवार है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन अभी वो सचिन अंदोरे और शरद कलस्कर थे। तो ये ऐसे आप 180 डिग्रीज में कैसे बदल सकते हो? लेकिन इस तरीके से ये सब इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। इन सब केसेस में जो खड़े थे, संजीव पुनालेकर एडवोकेट, बहुत सारे टेरर ब्लास्ट में वो वकालत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, वो 2019 था और वहाँ पे अरेस्ट और वो सब चल रहा था, कोर्ट का प्रोसीडिंग, और यहाँ पे ये अपना अधिवेशन शुरू था। तो इस अधिवेशन से उसका एक बड़े जोर से निषेध भी किया गया था और एक आंदोलन भी यहाँ पे हम सब धर्मनिष्ठों ने किया था। तो शायद उसका एक परिणाम था कि सीबीआई के रिकॉर्ड में 40 दिन में बेल मिलना मुश्किल बात होती है, लेकिन वो हो गया। और ये मैं मानता हूँ कि इस सभा से जो आवाज़ निकली, जो गूंजी थी, वो कहीं ना कहीं पहुँच गई थी। तो ये एक हमारा यश है, ये कहना पड़ेगा। बातें यहीं पे सीमित नहीं होती, बातें यहीं पे सीमित नहीं होती। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे आने के पहले हम एक केस में एक यश प्राप्त हो गया, 2 बेस्ट बेकरी केस है। आपको याद होगा गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, उसमें कार सेवक जो अयोध्या से आ रहे थे वो जलाए गए थे। और ये लोग कहते हैं कि उसका रिएक्शन था, इसलिए गुजरात में बहुत जगह पे दंगली हो गई और रॉयट हो गए वगैरह वगैरह। तो उसमें से एक केस था बेस्ट बेकरी, और वो बेकरी जलाई गई थी। आपने कभी शायद नाम सुना होगा, जहीरा शेख और वो सब। 2002 की घटना है, 21 लोगों को अरेस्ट किया गया। सेशन कोर्ट में एक बड़ोदरा के केस चला, सबको निर्दोष घोषित किया गया। हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने भी निर्दोष घोषित किया गया। फिर ये जहीरा शेख ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मुझे धमकाया गया था, मुझे प्रेशराइज किया गया था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कह दिया। तुरंत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपने नाम तो सुना है, लेकिन कभी कुछ अपने बल पर करते हुए कभी सुना है? कुछ नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली से पहुंचता है गुजरात, लोगों से बात करता है और कहता है अरे बड़ा भयंकर स्थिति है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और तीस्ता सेटलमेंट ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट के पूरे इतिहास में शायद ये एक ही केस होगा जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कहीं पे कुछ दिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ऐसा है, अरे बड़ी भयंकर बात है, तो हम एक काम करते हैं, फिर एक बार इन्वेस्टिगेशन करो, फिर एक बार ट्रायल चला। तो ये फिर एक बार वो सब चालू हो जाता है, और गुजरात में नहीं चलाएंगे, मुंबई में चलाएंगे करके मुंबई में आ गया। उसमें से फिर ये लोग कहे कि 4 लोग मिसिंग है, तो उनका केस अलग कर दिया। उसमें से ये 4 लोग उन्होंने अजमेर ब्लास्ट केस में पकड़े। 2010 से 2023 तक ये केस चलता रहा, मतलब चलता था ही नहीं था, नाम पे दिखता था, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही थी। और सरकार और जो हमारे वामपंथी शत्रुगण हैं या जो भी कुछ है, उनको तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई हिंदूनिष्ठ अंदर रहे तो अच्छा है, उनका वो एक यश है, ऐसे दृष्टि से वो शायद देखेंगे। तो लड़ाई हमें करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और फिर ये 4 में से 2 न्याय की राह देखते देखते अंदर ही गुजर गए, उनका मृत्यु जेल के अंदर हो गया। ये वस्तुस्थिति है, और इनके नाम शायद आपके सामने, हमारे सामने कभी आए ही नहीं है। 2 लोग बचे, पिछले साल हमारे पास उनका केस आ गया, हमारी टीम ने फिर ये लड़ाई की, और अभी 4 दिन पहले उनको निर्दोष सिद्ध किया गया। षड्यंत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस जहीरा शेख के स्टेटमेंट के कारण ये रिट्रायल चला, उसी जहीरा शेख ने बाद में फिर ये भी बयान दिया, जिसने पहले ये कहा था कि हमें धमकाया गया और हमें ये केस में किसी के खिलाफ आप नहीं बात करनी है कोर्ट में, ऐसे धमकाया गया।
यही जहीरा शेख बाद में कहने लगी कि वो हमें हिंदूवादियों को आइडेंटिफाई कोर्ट में करना है और उन्हें शिक्षा होनी है, इसलिए हमें तीस्ता से तलवाड़ प्रेशर कर रही थी, इसलिए हमें फिर फोर्स किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोली ये आपका क्या खिलवाड़ चल रहा है। जहीरा शेख को उसमें जेल हो गई, 100 रुपये का जुर्माना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के अंदर हो गया। लेकिन जिस साक्षीदार के कहने के आधार पर आपने पूरा केस फिर एक बार चालू करने का आदेश दिया था, अगर वो साक्षीदार ही आप खुद कहते हैं कि ये विश्वास रखने के लायक नहीं है, फिर ट्रायल क्यों चलनी है। इस काल में ये दो लोग जो अभी निर्दोष हो गए, 13 साल तो वो अंदर बैठ गए, ये कौन बोलेगा इसके बारे में कौन बात करेगा। आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कीजिए। एक जगह पे ये चल रहा है, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मालेगांव 2008 की केस में साध्वी जी जब जेल में थी तो उनके ऊपर एक वहीं के मुसलमान कैदी ने अटैक कर दिया था, उनको जख्म हो गए। और उसी हालत में जब वो कोर्ट में आई तो उनके एक भक्त आए थे कोर्ट में, साध्वी जी को देखा, अपनी गुरु को देखा, और वो परिस्थिति उनसे देखी नहीं गई, वो वहीं के वहीं कोर्ट में गुजर गए। आपने कभी सुना है इसके बारे में? ये हमारे सामने रखा ही नहीं जाएगा। हमारे सामने क्या रखा जाएगा? आपने स्टैन स्वामी का नाम तो सुना होगा। हमारे कान में, आंखों के सामने मीडिया ऐसे 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 दिखाएगी। ये स्टैन स्वामी क्या था, अब उसका काउंटर देखिए कैसा कैसा है। भीमा कोरेगांव की केस ये कहते हैं, ये जो चित्र आपके सामने रखा गया है, ये स्टैन स्वामी मुंबई के जेल में थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए हाईकोर्ट बोली ठीक है आप ट्रीटमेंट कर लो, बेल पे नहीं थे तो पुलिस प्रोटेक्शन में ये हॉस्पिटल में थे, दैट वाज कोरोना पीरियड, और ये उनके साथ खड़े हैं। अब ये कैसे वहाँ पे पहुँचे पुलिस प्रोटेक्शन में, ये एक सवाल है। और ये जो खड़े हैं वो अपने ही ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके ये डाल रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच इस स्वरूप का है। अब इनकी स्टोरी ऐसी है कि ये जेजुइट, ये क्रिश्चियन मिशनरी, और कौन सी केस में अरेस्ट हो गए? ये भीमा कोरेगांव केस, नाम सुना होगा आपने। भीमा कोरेगांव नाम, देखिए नाम भी कैसे रखे जाते हैं। भीमा कोरेगांव केस से आपको क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पढ़ेगा तो बोलेगा हाँ वो भीमा कोरेगांव में एक टावर था, तो पेशवा विरुद्ध ब्रिटिशों की वहाँ पे लड़ाई हुई थी, तो महारों का वो एक विजय दिवस करके मनाया जाता है। आपके सामने इतना ही रखा जाएगा, इतना ही सुना होगा ना आपने। असल में भीमा कोरेगांव केस वो है जो देश को डिस्टर्ब करने की, देश में बगावत लाने की, हो सके तो प्राइम मिनिस्टर को मार देने की साजिश की ये बात है। ये हमारे सामने कभी भी लाया नहीं जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि जो एक मिशनरी थे, जो चर्च से एफिलिएट थे, भाई आप इस ऐसे केस में अरेस्ट कैसे हो सकते हैं? कभी ये सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछने देंगे, पूछना नहीं है, ऐसे सवाल आपने पूछने नहीं है। और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जो हमने फोटो अभी देखा, जो एक मिशनरी ने ही ट्वीट किया है, ये बेल पे नहीं थे, जेल से ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, वो भी चर्च की हॉस्पिटल में थे, और जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें कोरोना नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद आपको कोरोना इन्फेक्शन कैसे हो गया? कहीं इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं। आपने मालेगांव 2008 ब्लास्ट का केस का नाम सुना होगा, बराबर ना? साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, कर्नल पुरोहित जी, जिनमें मैं वकील हूँ। आपने मालेगांव 2006 ब्लास्ट का शायद नाम नहीं सुना होगा। अब ये केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मालेगांव में 2006 में एक ब्लास्ट हो गया, कुछ लोग मर गए। इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के एटीएस के पास गया। ये वही एटीएस है जो समीर गायकवाड़, सारंग अकोलकर, विनय पवार, ये एक गाड़ी पे 3 लोग कैसे आ सकते हैं, इसकी छानबीन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इनको ही पकड़ना है, इसी दिशा में जा रहा है। ये वही एटीएस है। इस एटीएस ने, ये 2006-07 की बात है, कहा कि कुछ मुसलमान इसमें आरोपी है, कोई पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था, ये सिमी का मॉडल था। अब एटीएस तो महाराष्ट्र की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपने विश्वास करना चाहिए, आपकी खुद की एजेंसी है। नहीं, लेकिन क्या है, ये मुसलमानों को पकड़े है तो प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास ट्रांसफ़र होता है। सीबीआई आके कहती है कि नहीं, जो एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया वो एकदम सही इन्वेस्टिगेशन है, इनफैक्ट उसी लाइन पे हमें और कुछ मिला है।
अब आप यहाँ पे आप आज बहुत अधिवक्ता भी है, तो मैं ज़्यादा विशद नहीं करूँगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो कंसेप्ट है वो सूरज की किरण के स्वरूप में है, सीधा जाना है। तो थोड़ा आगे गया, फिर रुक गया, फिर पीछे आ गया, फिर घूम गया। इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं होना है, एक ही लाइन में जाना है, ये इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट है। तो सीबीआई भी बोलता है कि जो एटीएस ने किया है वो सही बात है, नहीं, लेकिन वो फिर मुसलमानों की बात आती है, हिंदू टेररिज्म का वो डब्बा कैसे आया उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तब ये बीच में 26/11 हो जाता है, फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नया एजेंसी बन जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत बड़े कष्ट लेके आके कहता है कि ये मुसलमान तो निर्दोष है, जो दोषी है ये तो संघ के कार्यकर्ता है, ये तो हिंदुत्वनिष्ठ है। अब हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन ठीक है, तो पहले 2 इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र क्यों किए भाई? और अगर आप कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो मेजॉरिटी का डिसीजन माना जाएगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तो 3 जजेस का बेंच हो, 5 जजेस का बेंच हो, तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन है वो माना जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो मेजॉरिटी 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की है ना, तो वो मानिए। नहीं, वो थोड़ा ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस आज हमारे देश में जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप इन्वेस्टिगेशन की तो बात छोड़िए, ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपको यूनाइटेड नेशंस का एक उनकी वेबसाइट का एक दिखाना चाहूँगा। ये यूनाइटेड नेशंस की महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशंस के विरोध की समिति है। वो जो इमेज है वो थोड़ा बड़ा कीजिए, ये मेरा ही ट्वीट है। ये यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, देख पाए आप सब? महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको नष्ट करने की ये समिति है। नाम तो अच्छा है, काम भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाजू का फोटो देखिए, हिंदू महिलाएं ही दिखती है। ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ यहीं पे होता है? तो आपको यजीदी महिलाओं जिनके ऊपर आईसिस ने इतने अत्याचार ढाए, आपको वो नहीं दिखाने की इच्छा? ईरान में बीच में हिजाब के खिलाफ जो महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा, आपको वो नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ हिंदू महिलाएं दिखानी। तो आप देखिए, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की बात है ये कहाँ से आती है? हम सब, मैं तो कह रहा हूँ, हम थोड़े से तो जागे हैं। ये जो बाहर समाज 100 कोटि में आज इधर उधर हिंदू घूम रहे हैं, ये तो पूर्ण रूप से सोए हैं। दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और कैसे? इसलिए कि आप मंदिरों से पैसे खाएंगे, उन्हें कुछ नहीं लगना है। ऐसे कुछ बनेगा, उन्हें कुछ नहीं लगना है। उन्हें वही लगना है जो इन कम्युनिस्टों को दिखाना है। उनको वही एक कंट्रोल्ड डिसेंसिटाइजेशन है, एक कंट्रोल्ड डिसेंसिटाइजेशन। दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पिछले 10 साल का पीरियड थोड़ा सा सामने लाइए। क्या हमने चैनल के ऊपर, प्रिंट मीडिया में इन 4 केसेस के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा? चैनल पे डिबेट हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ उसके बारे में आंदोलन हो रहे हैं, पढ़े ना? तो एक वातावरण यही एक केस से, कलबुर्गी मर्डर केस से पुरस्कार वापसी का आंदोलन देश में छिड़ गया था। कुछ 65 लोगों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे। अब 65 में से बहुत लोग तो हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ भाई, इन्हें किसी ने पुरस्कार भी दिया था। खैर, एक वातावरण यहाँ पे ऐसे बनाया गया कि गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की, ये सब देश की सबसे बड़ी भयंकर घटना थी। लेकिन उसके बाद हमारा संविधान टिका रहा, देश में शांति बनी रही, कुछ भी अलग गलत नहीं हो रहा था। और इस शांति के वातावरण में अचानक दाभोलकर की मर्डर हो गई। अरे कितनी बड़ी भयंकर बात है। फिर पानसरे हो गई, कलबुर्गी, गौरी, अरे क्या चल रहा है? तो कोई एक्टर बोलने लगा, देश में बड़ा भयंकर वातावरण है, मुझे देश के छोड़ के जाने की इच्छा हो रही है। यही सब हम पढ़ते रहे। अब कहीं पे तो दूसरी साइड भी देखेंगे भाई। आप अगर कह ही रहे हो तो ठीक है, युक्तिवाद के लिए, आर्गुमेंट्स के लिए चलो सुन ले, समझ लेते हैं कि आपका कहना है कुछ कम्युनिस्टों को, कुछ हिंदुत्ववादियों ने मारा। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा अल्टीमेटली क्या होना है। लेकिन आप अगर कह रहे हो आर्गुमेंट्स के लिए, तो चलो ठीक है। तो भाई ये भी तो पूछना पड़ेगा कि कम्युनिस्टों ने कितने को मारा? ये सवाल कभी हम पूछते हैं?
ये सवाल मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये सवाल पूछिए कि कम्युनिस्टों ने भारत में कितने लोगों को मारा, कम्युनिस्ट में इस जग में कितने लोगों को मारा। कम्युनिस्टों ने जो मारी हुई जागतिक संख्या है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। और अब हम भारत में आएंगे, हम वेस्ट बंगाल में क्या हो गया बाजू में रखते हैं, केरला में जो हो रहा है उसे भी बाजू में रखते हैं, हम सिर्फ नक्सलवादियों की बात ले लेते हैं। और नक्सलवादी कोई अलग चीज़ नहीं है, क्षमा करें, नक्सलवादी वही कम्युनिस्ट है। ये एक धोखा है हमारे ऊपर थोपा गया। कम्युनिस्ट बोलेंगे वो नक्सलवादी है, हम कम्युनिस्ट है, हम अलग है, वो अलग है। आपने कभी ये सुना है कि किसी नक्सल हमले के लिए कोई कम्युनिस्ट शोक सभा लेते हैं, कोई कम्युनिस्ट खड़ा होकर बोलते हैं कि ये गलत चल रहा है? कभी सुना है? वो कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हम अलग है, वो अलग है, और कहीं से न कहीं उसी चीज़ों को समर्थन देंगे। नक्सलवादियों ने भारत में जो लोग मारे हैं उनकी संख्या 14,000 से ज़्यादा है। तो एक कंपैरिजन ये है कि आपको 14,000 लोगों की जानें बड़ी नहीं लगती, आपको सिर्फ 4 लोगों की जानें बड़ी लगती है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 14,000 लोग कौन थे? ये आदिवासी थे, ये पुलिस थी, ये वहाँ का सरपंच था, ग्राम सेवक था, ये वहाँ का एमएलए था, यहाँ तक कि वो वहाँ के मिनिस्टर्स थे। आप उनको मार रहे हो। और हम ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम वो पेज देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, अगला पेज पे जाते हैं। वी आर मेड डिसेंसिटाइज्ड। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 4 उन मर्डर की बात करनी है। हम इसके खिलाफ हैं, इस वैचारिक दहशतवाद के हम खिलाफ है। मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, कल तमिलनाडु से यहाँ पे वकील आए हैं, शायद आपकी भी मुलाकात हो जाएंगी। जब हिंदूवादी कहता है कि मुसलमानों ने जो यहाँ पे मुगल आए, यहाँ पे खिलजी आया, यहाँ पे ये सब जो आए, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, इन्होंने मंदिर जलाए, हमारे यूनिवर्सिटी जलाई, हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, तो ये जो वर्ग है सामने वाला, जो ये दहशतगर्द है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ये दहशतवादी है, ये आपको बताएंगे अरे छोड़ो वो 400 साल पहले की बात है, अभी तो हम संविधान की बात करेंगे, अभी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वी आर सेक्युलर स्टेट। आप 400 साल पहले की बात क्यों उठा रहे हैं, यही पूछेंगे ना आपको। आप उसका काउंटर साइड देखिए, आप साउदर्न कंट्रीज में जाएंगे, वो बोलेंगे हम द्रविडियंस हैं, हम आर्यों का विरोध करते हैं, हम संस्कृत को विरोध करते हैं, हम हिंदी का विरोध करते हैं। अब ये कहाँ से आया? ये उस भावना, ये निर्माण की गई भावना से आया कि कहीं 2-4 हजार साल पहले आर्य आए थे जिन्होंने द्रविड़ों के ऊपर अत्याचार किए, और इसलिए हमें द्रविड़ अस्मिता नहीं छोड़नी है। तो भाई कहीं उन्हीं को भी जाके बताइए कि 2-4 हजार साल पहले की बात क्यों करते हो। और वो तो डॉक्यूमेंटेड भी अत्याचार नहीं है, मुसलमानों ने किए हुए अत्याचार तो डॉक्यूमेंटेड है। आर्यों और द्रविड़ों की बात तो कहाँ से आती है भाई? तो छोड़ दो, अभी तो हम संविधान की बात करेंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो सिर्फ हमने ये सुनना है और उन्होंने ये कहना है, ये गलत है। और आप सबसे ये रास्ता अपेक्षा करूंगा, ये हम अधिवक्ताओं की आप समाज से ये अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा क्यों है और क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ हम ये कहते रहे तो नहीं चलेगा, आपने भी खड़ा होकर ये बताना पड़ेगा कि ये कैसे गलत हो रहा है। ये किताब जो है ये ऐसे सवाल पूछने का धारिष्ट देता है और रेडीमेड सवाल देता है जो आपने पूछने चाहिए, और ना कि इस 4 केसेस के बारे में पूछने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने पूछने चाहिए। अभी जो हमने यूनाइटेड नेशंस की ये स्क्रीन देखी, ये देखिए ये षड्यंत्र क्या है और किस लिए हमें इसमें लड़ना है। यूनाइटेड नेशंस कहेगा हिंदू महिलाओं के ऊपर वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हमारे मंदिरों का धन उठाएंगे, ये हमारी लड़कियां लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे ये संविधान की बात है, ये उसके स्वातंत्र की बात है, तो लव जिहाद की बात वहाँ पे आ जाएगी। हर जगह पे ये ऐसे हमले होते रहेंगे। और एट द सेम टाइम उसी पीरियड में ये हम लोगों को हिंदू टेररिस्ट करके पोर्ट्रे करेंगे। वो बताएंगे कि देखिए भारत में कैसे हिंदू आक्रांता है, कैसे वहाँ पे अल्पसंख्याकों के बारे में ये होता है, वो होता है। तो एक जगह पे हमें लूट लिया और दूसरी जगह पे हमें ऐसा टेररिस्ट का ठप्पा मार दिया। तो वो अंग्रेजी में कहावत है, आपको उसका हिंदी शायद ऐसा है कि आपको अगर एक कुत्ते को मारना है तो पहले उसके पागल घोषित कर दो और फिर उसको गोली मार दो। तो हिंदू समाज को इस लाइन में लेके जाने का ये षड्यंत्र है और हिंदू टेरर केसेस उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और
सामान्य हिंदुत्ववादी या सामान्य व्यक्ति ये विश्वास रखता है कि जो पुलिस करता है वो नॉर्मली सही हो सकता है, या जो मीडिया कहती है वो नॉर्मली सही हो सकता है। ये अंधश्रद्धा, आज की ज़माने की अंधश्रद्धा है, इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ऐसे विषय समझ के ले और अपने अपने जगह पे इसके बारे में बताते रहे, इसके और चर्चा इसकी होती रहे, सवाल पूछे जाने चाहिए। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।